नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आइए आज हम सभी आज पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उत्साह एवं अट नहीं रहे हैं कविता के प्रश्न अभ्यास को करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास को करने से पहले जान लेते हैं कि इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहावसान हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं जो देखने को मिल रही हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, अर्थात बहुत प्रसिद्ध हैं। उत्साह उनकी जो कविता है एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल गरजो, इस तरह उनकी एक कविता थी। कविता के बाद उनके जो कविता में उत्साह में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा गया है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना, विप्लव क्रांति या परिवर्तन, विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। इस तरह से उनके प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। पहला प्रश्न है जो कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहता है? कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? तो क्यों कहता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल फूल खिले उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। बच्चे के निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कभी मन इस तरह प्रभावित होता है। कभी मन इस तरह प्रभावित होता है। क्यों होता है? बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कभी मन इस तरह प्रभावित होता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। तो कवि ने कविता का नाम या शीर्षक उत्साह क्यों रखा, आपको अच्छे से पता हो गया कवि क्या करना चाहता है। इसी तरह तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, मृतक में भी जान आ जाती है। यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों।
यूँ लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों, यूँ लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। इस तरह चौथे प्रश्न की बात करें, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें तो यहाँ पर आप नाद सौंदर्य वाले शब्द देख पाएंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, यही है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। बस इतना सा। अगले प्रश्न की बात करें जो रचना और अभिव्यक्ति से है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो एक कल्पना करके मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। ऊपर देखो आसमान में, ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा है, सूरज जाने कहाँ छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला। देख गगन का काला चेहरा, बिजली कुछ मुस्काई, फिर क्या हुआ, लगा बहाने गगन बनाने, लगा बहाने गगन बनाने, ज्यों बिजली ने आँख दिखाई, कुछ वसुधा में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुँह धुलवाया, थोड़ा पानी आसमान में, बाकी सब धरती पर आया, कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाया, कुछ तालों कुछ फसलों तक। इस तरह से आप कविता का जो है लिख सकते हैं, समापन कर सकते हैं। कुछ पाठ्येतर संक्रियता है कि बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें, उनका चित्रांकन भी करें। तो यहाँ कविता लिखी गई है, नभ में काले बादल छाए, इन्हें देखकर सब हर्षाए, राहत की सांसें ली उसने जो गर्मी से गए सताए, पानी की थी मारा मारी, प्यास बुझाना भी था भारी, कितने जीवों ने पानी बिन अपना जीवन, बड़े जोर से चलती थी लू, अंगारे सी तपती थी भू, कहीं चैन का नाम नहीं था, सदा पसीना रहता था चूं, धरती तर की नदियाँ सूखी, हंसी बनों की भी थी रूखी, गाय हुई हट्टी का ठंठर, हड्डी जो होती है, हड्डी का ठंठर मीन्स जैसे उसकी सारी हड्डियां दिखने लगी हैं, उसकी मांसलता, मांस शरीर की हड्डियों के अंदर धस गई है, हाँफ रही थी चिड़िया भूखी, हाँफ रही थी चिड़िया भूखी। इस तरह से ऐसे में बादल का आना लगता कितना सुखद सुहाना, यह तो है तपते थारों में जैसे छाया का पा जाना। थारो राजस्थान जहाँ सूखा रहता है, थार मरुस्थल, मरुस्थल की बात यहाँ की जा रही है। इसी तरह बूंदे बरसी बनकर मोती जन, जीवन में खुशियाँ बोती, ए लाती जग में हरियाली, फसल खेत में इनसे होती, सचमुच जीवन दाता बादल, इनसे बहता नदियों में जल, अगर नहीं आए बादल तो मुश्किल है कटना कल के पर। इसके प्रश्न अभ्यास हम सभी करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। अट नहीं रही है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कविता देख लेते हैं। सबसे पहले, अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं 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 लाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। इस तरह से कविता का जो है पहला प्रश्न हम लेंगे। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो उत्तर के रूप में इस तरह से आप लिख सकते हैं, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से
क्या सामंजस्य बिठाया जाए, उसको इस तरह से कर सकते हैं। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, अट नहीं रही, अट नहीं रही। इस तरह से लिख सकते हैं। कविता के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से सबको मुग्ध कर देते हैं। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है, जो चाह कर भी वहां से नहीं हटती। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो लिखेंगे उत्तर के रूप में। प्रस्तुत कविता में कवि जी ने फागुन की सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। पेड़ पौधे में पत्ते पाकर खेल रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पंक्तियों में भरी हुई हैं। फलों और फूलों से प्रकृति लदी हुई है। इस तरह कोयल भी मग्न होकर मीठे गीत गाती है। काली काली कू कू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपने ही धुन में ऐठी छुपे हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में गाती है वही ये कोयल कहलाती। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समय निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से भली भांति सब लग जाते हैं, मन को कितना हर्ष आते हैं। इस तरह से जो प्रकृति की बसंत की मादकता है यह स्पष्ट होती है इन पंक्तियों से भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? फागुन बाकी ऋतुओं में निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होता है। इस समय प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फलों और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश स्वच्छ होता है, बाग बगीचों और पंछियों में उल्लास भर जाता है, चारों तरफ मादकता छा जाती है। इसीलिए तो कवियों ने इसे मधुमास भी कहा है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। तो काव्य शिल्प की विशेषता इस तरह से आप देखेंगे कि महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ही किया गया है। कविताओं में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। कविताओं की भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। इस तरह से रचना और व्यक्ति का प्रश्न है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली के आसपास मौसम में अचानक परिवर्तन आता है, सर्दी समाप्त होने लगती है, सूर्य की तपन बढ़ने लगती है, बसंत ऋतु का आरंभ रहता है, पेड़ पौधे नई नई कोपलें ले लेते हैं, प्रकृति फूलों और फलों से लद जाती है, पूरा वातावरण खुशबू से भर जाता है, कोयल की मीठी सो सुनाई देने लगती है। इसलिए शायद कवियों ने इस मौसम को मधुमास भी कहा है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं और अगली प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे हर अपडेट को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।